हाँ बच्चों स्टार्ट करते हैं। ओके सर। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? सर ZnCl2 and NaOH and NH4OH। हाँ तो सर, तुम्हें पता AlCl था? रिजॉल्व क्यों नहीं होता है NH4OH में? हाँ हाँ हाँ, मतलब वो पूरा नहीं हुआ था ना, मैंने जस्ट बताया ही था। आई कैन नहीं सी। सर, स्टार्ट किया। हाँ ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट हैपेंस इज जिंक क्लोराइड और जिंक प्लस टू सॉल्ट, अगर इसे NaOH में डालते हैं तो ZnOH होल ट्वाइस आता है, और NaOH एक्सेस में Na2ZnO2 आ जाता है। ये वाटर सोलेबल होगा, है ना। मेटलाइट मेटलेट वाटर सोलेबल होते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में जिंक हाइड्रोक्साइड आता है, और ये भी भाई अमोनिया एक्सेस में NH4OH एक्सेस में डिसॉल्व हो जाता है, और ZnNH3 होल 4 प्लस 2 बनता है। जबकि अगर AlCl3 को देखें तो ये बताया था कि NaOH भाई AlOH होल थ्राइस वाइट PPT है आएगा, और NaOH एक्सेस में NaAlO2 आता है। NH4OH के साथ भाई AlOH होल थ्राइस, और फिर NH4OH एक्सेस नो डिसोल्यूशन। तो ये सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब देखिए बेटे, मतलब भाई मैं आपको और एग्जांपल इसमें रखता हूँ। जैसे SnCl2 ले ले तो NaOH SnOH होल ट्वाइस और फिर NaOH एक्सेस, तो यहाँ पे Na2SnO2 आता है। अब इसको भी अगर NH4OH के साथ करें तो यहाँ पे SnOH होल ट्वाइस, और फिर एक्सेस अमोनिया में नो डिसोल्यूशन, मतलब कुछ केसेस में डिसोल्यूशन हो रहा है और कुछ केसेस में नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, SnCl2 के बाद भाई हम एक और ले सकते हैं केस, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट NaOH के साथ CuOH होल ट्वाइस ब्लू PPT पे आता है, और NaOH एक्सेस में नो डिसोल्यूशन। बट अगर इसको हम NH4OH में करते हैं तो CuOH होल ट्वाइस, और एक्सेस अमोनिया में करते हैं तो CuNH3 होल 4 SO4। इसको श्विजर्स H है रिएजेंट कहा जाता है, और डीप ब्लू सॉल्यूशन होती है। अब देखिए बेटे, यहाँ से क्या पॉइंट्स पता लगते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इस सारे ऑब्जर्वेशन में देखिए मैं नोट्स में लिखवा भी दूंगा। पहली बात, मतलब भाई अगर कभी भी कोई हाइड्रोक्साइड NaOH एक्सेस में डिसॉल्व होता है तो वो एम्फोटेरिक नेचर की वजह से होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। बट अगर अमोनिया में डिसॉल्व होता है एक्सेस NH4OH या अमोनिया में, तो वो कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से होता है। और देखिए मतलब एक तो बात ये कह रही हुई, एक काम करते हैं नोट्स लिख लेते हैं, लिखते लिखते आपको समझ में आ जाएगा। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, डिसोल्यूशन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, डिसोल्यूशन ऑफ ए मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड in excess NaOH, in excess NaOH will be due to the amphoteric nature of oxide or hydroxide, will be due to amphoteric nature of oxide or hydroxide, uh, whereas dissolution of a hydroxide in NH4OH excess is due to complexation with भाई NH3। ठीक है।
और अब देखिए बेटे, एक और बात यहाँ से पता लगती है कि ज्यादातर डी ब्लॉक के जो कैटायन हैं, डी ब्लॉक के जो मेटल सॉल्ट्स हैं, वो अमोनिया में डिसॉल्व हो रहे हैं, पी ब्लॉक के नहीं हो रहे हैं। तो बेटे ये इसलिए होता है कि मतलब मैं आपको ये लिखवाऊंगा कि भाई कॉम्प्लेक्स में देखिए क्या हो रहा है कि कैटायन लाइगेंड के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो वी वांट कैटायन टू बी हैविंग हाई न्यूक्लियर चार्ज, और इसीलिए डी और एफ जो होते हैं, डी और एफ ब्लॉक के कैटायंस, वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा कॉमनली बनाते हैं एज कंपेयर टू एस और पी ब्लॉक के कैटायंस, क्योंकि एसपी का न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, दे विल नॉट बी एबल टू होल्ड द लाइगेंड्स अराउंड इट। बात समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भाई, complex formation mostly require complex formation mostly require high nuclear charge. Complex formation mostly require high nuclear charge on metal so that it can hold high energy electron cloud so that it can hold high energy electron cloud of ligands ठीक है। और भाई, and and that is why भाई, and that is why um, D and F block metals have D and F block metals have D and F block metals have high complex sitting ability, whereas S and P block metals S and P block metals have poor complex sitting ability, ठीक है बच्चों? ये पॉइंट्स देख लीजिए, मतलब अगर कुछ पेन हो तो बता दीजिए, और अदरवाइज कॉपी कर दीजिए जल्दी। जल्दी कॉपी करिएगा बच्चों। Done, sir. एक सेकंड सर। Complete, sir. हम्म, अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी बताइए क्या मैंने आपको? नो सर। नहीं।
जो हो गया Done. ठीक है। चलिए अब देखिए, तो हम अभी तक कॉम्प्लेक्स का ही क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, और देखिए मतलब मैं अब एक साथ लिख देता हूँ जितने भी क्लासिफिकेशन है ऑफ, आप मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ चीजें तो पुरानी हैं। तो देखिए पहला क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड ऑन भाई चार्ज हमने देखा, बेस्ड ऑन चार्ज हमने देखा, न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। अच्छा भाई, इसके अलावा बेस्ड ऑन रिएजेंट, और इसमें हमने कहा था परफेक्ट और इम्परफेक्ट, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखा था कि अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस एसिडिक मीडियम में हमेशा के रिस्पेक्ट में इम्परफेक्ट होंगे। ठीक है। अच्छा अब देखिए भाई, एक ही होता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ लाइगेंड्स मतलब हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मतलब वही हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स, तो सारे लाइगेंड सेम है, और हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लाइगेंड्स। मैं एग्जांपल लिखूंगा, वैसे बहुत सिंपल है, जैसे K4FeCN6 है, तो ये क्या हो गया भाई, होमोलेप्टिक हो गया। और अगर मैं ऐसे ले लूं भाई CONH3 होल थ्राइस Cl3, इसमें दो तरह के लाइगेंड हो गए, तो ये क्या हो गया भाई, हेट्रोलेप्टिक हो गया। बस नाम कभी कभी होमोलेप्टिक कौन सा है, हेट्रोलेप्टिक कौन सा है, ऐसा पूछ लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। और भाई इसके अलावा एक है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मेटल एटम्स, अगर एक ही मेटल एटम है तो बोलते हैं होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और हमने ज्यादातर होमोन्यूक्लियर के ही एग्जांपल देखे हैं, और एक से ज्यादा है तो हेट्रोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और बहुत होते हैं जैसे Fe2CO9, Fe3CO12 एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखिए हमने ये सारे क्लासिफिकेशन देख कॉम्प्लेक्सेस के, ये कॉपी कर लीजिए जल्दी से। मान लीजिए हम देखें CO2CO8, तो ये क्या हो गया, पॉली भाई हेट्रो नहीं, सॉरी, पॉलीन्यूक्लियर लिख लिया, पॉलीन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर, और भाई होमोलेप्टिक एंड सो ऑन, मतलब है ना। अगर ये लूं FeH2O5 NoSO4, भाई होमोन्यूक्लियर एंड हेट्रोलेप्टिक। बेटे कॉपी कर दीजिए जल्दी से। सर होमोन्यूक्लियर के एग्जांपल हैं क्या? ये सारे होमोन्यूक्लियर के एग्जांपल हैं। देखिए एक ही मेटल ओके एटम, सर।
Sir, in the example of homonucleic and heterolyptic, it is H2O5, right? Yes, beta. Okay, sir. सर पिछले पेज में जो स्विट्जर्स रिएजेंट लिखा था उसके साइड में आपने SO4 लिखा था हम्म, सर SO4 कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? कॉपर सल्फेट ले रहे थे बेटा। ओ ओके सर। भाई लोगों को आज ही लिखना है। हाँ डन सर। Done, नो sir. सर। हाँ सर। सर वो Fe2CO होल 9 है कि होल 4 है? 9 है। ये Okay. 4 दिख रहा है बेटा। चलिए अब देखिए साहब, एक बहुत आसान सी चीज है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब बेटे देखिए भाई प्राइमरी वैलेंसी जो होती है मतलब इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू आयोनिक लिंकेज एंड इज ionic linkage and is equal to oxidation state of metal। जितने आयनिक बॉन्ड बना रहा है वो क्या है? प्राइमरी वैलेंसी है, पीवी शॉर्ट फॉर्म में। और सेकेंडरी वैलेंसी होती है बेसिकली नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स मेड बाय मैं एग्जांपल्स दूंगा मेटल एटम और आयन। तो देखिए मैं पहले नोट से शुरुआत कराऊंगा कि भाई प्राइमरी वैलेंसी इज आयनिक वैलेंसी लाइक इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी इज कोवेलेंट वैलेंसी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। गेटिंग इट? लिख दीजिए इस बात को पहले कि भाई मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स। देखिए मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स exhibit following types of valencies। exhibit following types of valencies। पहला प्राइमरी वैलेंसी, पहला प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी में लिख दीजिए कि भाई it corresponds to ionic linkage, it corresponds to ionic linkage and is equal to oxidation state of metal atom or ion, and is equal to oxidation state of metal atom or ion next point, primary valency is बेटे एक बात देखिए, मतलब इसको मैं सेंटेंस को पूरा करने से पहले देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि CaCl2 ये बेंट होता है क्या?
क्या कहते हैं आप? हाँ या ना? इज इट बेंट और नॉट? No, sir. नो, व्हाई? It's Good. SP hybridized. No? वाओ आपका नाम बताइए। ये आयनिक मॉलिक्यूल है ना, ये आयोनिक कंपाउंड है, इसका तो कोई तो स्ट्रक्चर सर लैटिस Lattice होगा हाँ ना, लैटिस बनेगा सर इसका तो। स्ट्रक्चर नहीं होता है इसका। एसपी वाले का नाम बताइए ना, तो वो बड़े लग रहा था। एसपी वाला कौन बच्चा था बेटे? आप नाम तो बता दो। हरी हरी? अरे यार हरी तू क्या कर रहा है बेटे? ये आयनिक कंपाउंड है बेटे, मतलब इसमें कोई हाइब्रिडेशन नहीं है बच्चों। देखो मैं ये लिखवाने वाला हूँ कि ये आयनिक है, तो ये क्या होगा, शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नंबर ऑफ आयनिक बॉन्ड से हम शेप नहीं डिसाइड कर सकते, क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते। बात समझ रहे हैं? तो कंप्लीट करिए सेंटेंस को। क्या लिख रहा था मैं? प्राइमरी वैलेंसी corresponds to ionic linkage and hence will not be responsible for shape of the complex, and hence will not be responsible for shape of the complex. So can you repeat the statement, please? Primary valency corresponds to ionic linkage and is non-directional in nature. मतलब मुझे याद नहीं रहता यार, मतलब मैंने ये लिखा है प्राइमरी वैलेंसी आयनिक है और इससे शेप नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी इज non-directional. Primary valency is non-directional in nature. Is non-directional in nature. ठीक है, और भाई this is looking good. अब लिखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कि भाई number of coordinate bonds made by metal atom or ion. Number of coordinate bonds made by metal atom or ion in a complex is known as secondary valency. Is known as secondary valency, and secondary valency is be directional in nature. Is directional in nature and is responsible for shape of the complex. And is responsible for shape of the complex. और देखिए अगर सेकेंडरी वैलेंसी 2 होती है तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, लीनियर होगा। 3 होती है तो जैसे हाइब्रिडेशन किस टाइम पे बताया होगा ना बॉन्डिंग में, सिमिलर ही है, ट्रायंगल प्लेनर होगा। 4 में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। अब इनमें से कौन सा होगा हम अभी नहीं देख पाएंगे। 5 में ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और अच्छा बताइए sp3d अगर हाइब्रिडेशन है तो शेप क्या होता है? ट्रायंगल बाइपिरामिडल एक तो होता है अरेंजमेंट, है ना? और कुछ भी हो सकता है क्या? सर लोन पेयर पे डिपेंड करता है। नहीं लोन पेयर नहीं है, मतलब मैं वही बता रहा हूँ, देयर इज नो लोन पेयर। यस, बोलिए बोलिए। Sir, could you repeat which one? बेटा ये लिखा भी है यहाँ पे, Oh. इनिशियल तीसरा से बेटे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हम देखेंगे भाई। स्क्वायर पिरामिडल होता है बेटे, मैं बताऊंगा, ये नहीं पता तो कोई बात नहीं है। 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है, तो ये पहले कॉपी कर दीजिए, फिर मैं प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा, राइट बच्चों? So only the secondary valency 2-3 wala part we have to copy, right? बेटे जो भी लिखा है वो मैंने अपने प्रैक्टिस के लिए नहीं लिखा है, वो आपके लिए लिखा है। थोड़ी सेंस कहीं से उधार ले लीजिए किसी से। सर पर ये सारे पॉइंट तो हमने लिख ही लिए ना नोट्स में।
तुम दोबारा लिख लो, तुम जीनियस हो, तुम नहीं भूलोगे, बाकी बच्चे भूल सकते हैं, इसलिए लिखा है। Okay, sir. इस कॉपीड। Just a minute. Just a Yes, sir. second. ओके ओके, जो रह गए बेटे जल्दी से करिए और बताइए। अच्छा बेटे, यस। Yes, sir. देखिए जैसे ये देखते हैं CONH3 होल 6 Cl3। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या दिखा रहे हैं, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहे हैं। 3Cl माइनस क्या दिखा रहे हैं, ये प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहे हैं। गेटिंग इट। और भाई अब मैं लेता हूँ, मतलब ये मैंने लिया COCl3.6NH3, मैं ले रहा हूँ COCl3.5NH3, है ना। और देखिए ये क्या होगा बेटे, मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि अमोनिया हमेशा अंदर के कॉम्प्लेक्स में रहेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, तो Cl और ये Cl2। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए 5 अमोनिया क्या दिखा रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। अब बेटे ये Cl माइनस अंदर है, तो मतलब अंदर है तो ये देखिए माइनस चार्ज है, तो ये आयनिक बॉन्ड तो बना ही रहा है। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी बोथ, ये दोनों दिखा रहा है। ये आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। और 2Cl माइनस मतलब ये भाई आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर थे, तो ये क्या होंगे, सिर्फ आयनिक वैलेंसी दिखाएंगे। तो ये क्या दिखा रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी दिखा रहे हैं। किसी भी केस में कुछ दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, वैसे ज्यादातर सिंपल है भाई। ऐसे ही COCl3.4NH3 लेते हैं, CONH3 होल 4 Cl2Cl। तो अब देखिए 4 अमोनिया क्या दिखा रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। 2 Cl माइनस जो इनसाइड है, PV एंड SV बोथ। और जो एक Cl माइनस आउटसाइड है, वो PV ओनली। और देखिए यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट क्या निकलता है कि अगर कोई एनायनिक स्पीशीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वो दोनों दिखा रही होगी। भाई देखिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होगा वो सेकेंडरी तो दिखा ही रहा है। अगर उस पर चार्ज हुआ तो वो प्राइमरी भी दिखा रहा होगा, अदरवाइज सिर्फ सेकेंडरी। जैसे अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो वो क्या दिखा रहा है, सिर्फ सेकेंडरी। बच्चों, एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, Three sir. doubt है. NH3 क्या दिखाएगा? भाई देखिए NH3 के आगे क्या लिखा है। नहीं सर, आपने आयोनिक बोला, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने आयनिक नहीं बोला, आपके कान खराब है, उनका इलाज भी कराइए। सर एक डाउट है सर, बेटा बोलो। आपने सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये कैसे पता लगाया कि कितने अनायंस बाहर होंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के? बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भाई M+3 और M+4 99.9% इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है बेटे, है ना। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर की लिस्ट भी दूंगा आपको आगे, बट तब तक के लिए आप ये याद रख सकते हैं। और कोबाल्ट+3 जो है वो हमेशा भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो बेटे मुझे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने थे, तो मैंने मोनो मतलब ये 6 अंदर रख लिए। गेटिंग इट? सर समझ गए। ओके बेटे।
Done, sir. Done, sir. which is Yes, sir. बेटा हर्षित Cl माइनस जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कोऑर्डिनेट भी कर रहा है, आयनिक बॉन्ड भी बना रहा है। वो कैसे बना रहा है मतलब मैं आपको देखिए, जैसे मतलब COCl3.3NH3 ले लेते हैं, तो ये क्या है CONH3 होल थ्राइस Cl3। तो अब देखिए भाई 3 अमोनिया क्या दिखा रहे हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी दिखा रहे हैं। 3 Cl माइनस क्या दिखा रहे हैं, बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो जैसे अगर मैं कॉम्प्लेक्स इमेजिन करूं, एक्चुअली इसके दो फॉर्म पॉसिबल है, मैं अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं करा रहा हूं, तो मैं ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। एक तो भाई ये इस तरह से है Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो Cl माइनस यहाँ पे देखिए भाई मिस्टर हर्षित आपको देखना चाहिए, आप इससे ज्यादा कुछ क्लियर नहीं कर सकते। चार्ज है तो आयनिक दिखा रहा है, और कॉम्प्लेक्स में अंदर की साइड है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो कोऑर्डिनेट बन बना रहा है, तो ये दोनों ही दिखा रहा है। बच्चा बाटी भाई ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए COCl3.6NH3 देखूंगा, तो ये कैसा होगा भाई CO और NH3। अब देखिए जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट से दिखाएं, इसे सिंपल ऐसे मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी दिखा देते हैं कुछ लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 6 अमोनिया क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं +3 के साथ, और 3 Cl माइनस आयनिक बना रहे हैं। तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं, सेकेंडरी। ये क्या दिखा रहे हैं, प्राइमरी। देखिए मैंने और एग्जाम्पल लिख दिया और ज्यादा ओपन करके लिख दिया, अब इससे ज्यादा ओपन करके इसमें कुछ नहीं करा जा सकता है, ये कॉपी कर लीजिए। Done, sir. हम्म, बच्चों यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब देखिए बेटे मतलब हम प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी को कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं भाई। एक है कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए जैसे हम दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं COCl3.6NH3 और एक लेते हैं COCl3.5NH3। तो अब देखिए इसमें कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी C1 ले लेते हैं, इसकी C2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, मतलब ऑन डिफिकल्टी स्केल 0 to 10 इट इज समवेयर नियर -30। Sir, C1 C1 क्यों, ये सारे Cl आयोनिक दिखा रहे हैं और कोई भी ऐसे लाइगेंड में नहीं है। हम्म C2 में एक Cl is acting as a ligand, so बिल्कुल बिल्कुल आयन बेटे, कम मिले। डेफिनेटली। देखिए भाई इसमें क्या होगा, CONH3 होल 6 Cl3, और बेटे ये जब डिसोसिएट होगा तो CONH3 होल 6 +3 और 3 Cl माइनस आएगा। ये क्या होगा, CONH3 होल 5 Cl और Cl2, ये डिसोसिएट होगा तो CONH3 होल 5 Cl +2 और भाई 2 Cl माइनस में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे भाई कंडक्टिविटी क्या होगी, C1 C2 से ज्यादा होगी। और भाई इसके अलावा ये देखिए ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे भाई इन एक्वस सॉल्यूशन और ये पर मोल, तो जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर हम AgNO3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 मोल AgCl का पीपीटी आएगा। और इसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 मोल AgCl का पीपीटी आएगा। करेंगे तो एक नोट पहले पेज पे छूट गया है, वो पहले लिखवा देता हूँ। नोट वही था कि जो एनायनिक लाइगेंड अंदर होगा वो दोनों दिखाएगा,
ठीक है, तो वो एक पहले नोट पिछले पेज का लिख दीजिए कि भाई एनायनिक लाइगेंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जैसे लाइगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही होता है. Anionic ligand inside the coordination sphere shows both primary and secondary valency. Both primary and secondary valency. फिर इस पेज पे इतना ही लिखूंगा, जल्दी से कॉपी करिए. कमिंग इन अ मिनट. बच्चों यस. 1 minute, sir. Yes, sir, done. Yes, sir. Done. अब देखिए एक बहुत ही आसान सा सवाल है इसे भाई. मैट्रिक्स मैच बुकलेट में भी है ये, K2PtCl6 PtCl4.2NH3. और बेटे वो याद रखना कि +3+4 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमेशा भाई 6 होता है. ठीक है, और भाई C PtCl4.3NH3 D PtCl4. ये और यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यूज दी हुई हैं. जीरो 97 मैच करना है बेटे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए. M+4 coordination number is always 6, no exception. सर A का Q होगा, B का P होगा, C का R होगा, D का S. Yes, sir. Same on. RPQS. RPQS आएगा भाई. देखिए मतलब इसमें कितने आयंस आएंगे, सिंपली देख लिए 3 आयंस आएंगे. ठीक है, 2 K+ और ये, इसमें कितने आएंगे भाई, 0 आयंस आएंगे. एक 0 है. बेटा PtCl4 और ये +4 के 6 होते हैं ना, सारे अंदर होंगे. इसमें 3 अमोनिया अंदर, 3 Cl अंदर, तो यहाँ पे 2 आयंस आएंगे डिसोसिएशन पर. और ये क्या होगा, PtNH3 होल 5 Cl और Cl3, मतलब यहाँ पे कितने आएंगे, 4 आयंस आएंगे. मतलब अगर मैं C1 C2 C3 C4 कर दूं तो C4 जो है सबसे ज्यादा, फिर C1, फिर उसके बाद C3 और उसके बाद C2. तो अब देखिए भाई वैल्यूज रिलेटिव भाई आप कंपेयर करके ये कर देंगे.
तो इसका D का क्या होगा, S होगा, सबसे ज्यादा इसकी है। उसके बाद क्या होगा, इसका R होगा। उसके बाद वही C3 है, इसका क्या होगा, Q होगा, और इसका P होगा। भाई P का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। बच्चा बाटी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ऐसे ही देखिए, CONH3 होल 5 और BrSO4 और CONH3 होल 5 SO4 Br, इसमें ये भी बहुत सिंपल है, C1 C2 क्या ज्यादा होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए, कम ऑन यार। हम्म Sir, C1 greater than C2. ऑब्वियसली बेटे, वेरी गुड। देखिए सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे +2 और -2 है, यहाँ पे +1 और -1 है, तो यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है। चार्जेस ज्यादा है तो भाई ये इनकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो C1 जो होगा वो डेफिनेटली C2 से ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसकी एक्वस सॉल्यूशन में अगर BaCl2 डालेंगे तो बेरियम सल्फेट का भाई वाइट पीपीटी आएगा। बच्चा बाटी, बात समझ में आती है? लेकिन अगर इसमें AgNO3 डालेंगे तो नो पीपीटी ऑफ AgBr, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में अगर बेरियम क्लोराइड डालेंगे BaCl2, नो पीपीटी ऑफ BaSO4, और AgNO3 डालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, येलो। देखिए, तो मैं ये भी लिखवाऊंगा कि भाई ऑब्वियसली, मतलब ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर कंपोजिशन ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर अलग है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी अलग होंगी। बच्चा बॉडी, आर वी गुड? If there is any problem, you can ask me, or else please copy fast. Done, sir. Hmm. अच्छा, बहुत स्लो लिख रहे हो। देखिए भाई, अब इसमें बताइए, CONH3 होल 4 Cl2Br और CONH3 होल 4 ClBrCl, तो कंडक्टिविटी का कंपैरिजन क्या होगा, बताइए जरा। C2 greater than C1. C2 greater than C1. यस सर। वेरी गुड, बिल्कुल गलत है। तो C1 ग्रेटर देन C2 और C1 इक्विवेलेंट टू C2 भी दे सकते हैं। भाई देखिए, मतलब होता क्या है कि यहाँ पे चार्जेस सेम है, +1 -1 +1 -1, तो मोस्टली इसको भाई C1 इक्विवेलेंट टू C2 देते हैं लोग, क्योंकि चार्जेस सेम है। लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है, मतलब क्या,
कि भाई देखिए मतलब मैं उसको सिंपल सी बात बताता हूँ, चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन ऑफ आयन जो होगा वो ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगी वो कम होगी, मतलब ये लोअर होगी, करेंगे। और भाई आयनिक मोबिलिटी की बात करें तो आयनिक मोबिलिटी भी लोअर होगी। तो अगर हम कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन बात कर रहे हैं तो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, तो मतलब देखिए भाई इसीलिए मैंने कहा कि और C1 ग्रेटर देन C2 स्लाइटली, मतलब लेकिन हाँ मतलब डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, डिफरेंस कम होगा। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिए जाए तो ये कर देंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन दिया जाए तो ये करेंगे। जनता ये बनता पहले वाले में A03 के साथ येलो पीपीटी आएगा, दूसरे में A03 के साथ व्हाइट पीपीटी आएगा। सर कैन यू रिपीट, दोनों आएंगे तो कौन सा मार्क करें? बेटा ये बेटर है। ओके सर। Done. हम्म, सर पहले वाला येलो पीपीटी देगा और सेकंड वाला वाइट पीपीटी देगा ना? क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए भाई इसके बाद क्या करा दें। देखिए भाई इसमें हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ पीपीटी, मतलब देखिए पीपीटी का कितना अमाउंट आ रहा है ये भी हम देख सकते हैं। जैसे COCl3 डॉट 6NH3 4NH3 एंड डॉट 3NH3, तो ये भाई अगर AgNO3 एक्सेस ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 3 मोल AgCl। तो हम भाई प्राइमरी वैलेंसी कौन दिखा रहा है, सेकेंडरी कौन दिखा रहा है, इससे भी देख सकते हैं कितने पीपीटी आ रहे हैं। मतलब 3 मोल AgCl आ रहा है, मतलब तीनों Cl क्या दिखा रहे हैं भाई प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पे क्या आएगा 2 मोल AgCl आ जाएगा, यहाँ पे 1 मोल AgCl आ जाएगा, यहाँ पे 0 AgCl। तो एक छोटा सा नोट लिखवाऊंगा कि भाई कॉम्प्लेक्सेस में पीपीटी का अमाउंट मेजर करके भी हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी दिखा रहा है और कौन सेकेंडरी। बच्चा पार्टी लिख दीजिए कि क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ पीपीटी, quantitative estimation of PPT on addition of quantitative estimation of PPT on addition of precipitating agent, on addition of precipitating agent can also reflect primary, can also reflect primary valency। ठीक है ना बच्चों? और मेरे बच्चों देखिए जैसे मैं ये फॉर्मूला ले रहा हूँ CONH3 होल 4 और Cl2Br। अब इसमें दो कॉम्प्लेक्स पॉसिबल है, एक तो CONH3 होल 4 Cl2Br, CONH3 होल 4 ClBr और Cl, दो चीजें पॉसिबल हैं। तो अब इसमें देखिए वो ये मतलब बहुत ही सिंपल है, मेरे साथ साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा AgBr का येलो, लाइट येलो, पेल येलो पीपीटी आएगा और यहाँ पे AgCl का व्हाइट पीपीटी आएगा। नो पीपीटी ऑफ AgCl, नो पीपीटी ऑफ AgBr। तो यहाँ पे भी हमने पीपीटी को एस्टिमेट करके प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब इसका मतलब इसमें Cl माइनस
प्राइमरी नहीं दिखा रहा है, इसमें Br माइनस नहीं दिखा रहा है साथियों और हाथियों, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी करिएगा। Noted. Just Wait, a sir, wait, second. sir, wait, sir. और देखिए मतलब ये पहले भी लिखा है वैसे मैंने, बट एक बार और लिख रहा हूँ, अमोनिया RNH2 R2NH करिए ना, एक मिनट वॉशरूम से आता हूँ जरा, करिए जल्दी जल्दी। Done, sir. ठीक है, ये नीचे वाला भी लिख लिया ना? हाँ सर. Yes, sir. ओके तो सर हम लोग ने पिछले पेज पे लिखा था कि अनायनिक लिगैंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर शोज पीवी एंड एसवी बोथ, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा? यहाँ क्यों नहीं लिखा? यहाँ भी लिख लीजिए, कहाँ लिखना चाहते हैं? तो वो प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो नहीं दिखा रहा है ना प्राइमरी वैलेंसी। भाई प्राइमरी तो दिखा रहा है, सेकेंडरी भी दिखा रहा है साथ साथ, है ना मेरे दोस्त? जब भी एनायन होगा तो वो प्राइमरी दिखाएगा ही साथ ही। सर बट AgCl का प्रेसिपिटेट नहीं मिला ना हमें जब अंदर Cl2 था कोऑर्डिनेशन स्फीयर अबे के। तो वो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है ना, इसलिए समझे? जो ओके सर, अंदर सॉरी होगा वो आयनाइज नहीं होगा भाई। इतनी देर से हम यही तो गाना गा रहे हैं मेरे लाल, ये अंदर है बाहर सॉरी सर नहीं सॉरी आएगा, सर है ना? क्या नाम है आपका बेटे? सर आशुतोष। आशुतोष यार, तू आज मतलब बजूका चला रहा है मेरे सर पे। सॉरी सर। कोई नहीं यार, चला दे, कोई बात नहीं, बहुत लोगों ने चलाई है। हाँ भाई, चलिए साहब। तो हमने देखिए बेटे कॉम्प्लेक्स की जो प्राइमरी रेसिस सेकेंडरी रेसिस अब कर लिया। अब हम जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइगेंड्स। बेटे लाइगेंड्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे और मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूँ, वो चार्ट आप मेरे साथ पहले बना लीजिए और फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटे? लाइगेंड्स तो क्लासिफिकेशन एक तो होता है बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। और डेंटिसिटी क्या होती है बेटे? एक लाइगेंड जितने बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर कंट्रीब्यूट कर सकता है कोऑर्डिनेशन में, भाई वो उसका डेंटिसिटी होता है, करेंगे। तो चाहे तो एक स्टार्टिंग में एक छोटा सा नोट ही डाल दीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कोऑर्डिनेटेड बाय अ लाइगेंड, number of electron pairs coordinated by a ligand is equal to its denticity. देखिए मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा,
फ्लेक्सी, एक एक करके बताऊंगा सारे एम्बिडेंट, ये फ्लेक्सी क्या है, एम्बिडेंट क्या है, और है based on chelation. सर हेक्सा के नीचे क्या लिखा है आपने? फ्लेक्सी। ओके सर। बेटे पहले कॉपी कर दीजिएगा, फिर क्या होता है एक एक करके बताएंगे, पहले ये वाला पढ़ेंगे, फिर ये तो कर ही चुके हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है बेटे, जल्दी से। So that is pi acid ligand. बिल्कुल बेटा, Okay, sir. पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर और नॉन क्लासिकल। तो जिधर भी डेंट है मतलब वो डेंटेट है या डेंटेट है? भाई डेंटेट है। ओके, थैंक यू। ओके बेटा। सर भाई आपने राइट मूव से एकदम नीचे पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर दोनों लिखा है। क्या बात है, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ये मुझे शो ऑफ कर रहे थे क्या, मैं पढ़ सकता हूँ, देखो ऐसा दिखा रहे थे क्या? हाँ बेटा। नहीं सर, मुझे लगा वो शायद गलत है but नहीं, अच्छा आपको लगा, मुझे लगा आपको वो कैसे गलत लगा? है, एक्सेप्टर दोनों साथ में कैसे? अच्छा तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता, आगे से मत Yes, लगने yes, दीजिए ना बेटा। okay, sir. कह रहे मेरे को लगा। चलिए बहुत बढ़िया लगा भाई। हो गया ये कॉपी? One यस second, sir. जल्दी से करिए, जल्दी से करिए। Done, sir. सर एक स्लिड आउट है बोलो यार। सर, यहाँ पे एम और एल क्या है, लाइगेंड है कि फ्रेम क्या है? अरे बाप रे, कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा है, मैं भी सोच रहा हूँ, हाथ कांप रहा है मेरा, देख ऐसे ऐसे, दिख रहा है, आई एम ट्रेम्बलिंग यू नो। बेटा सोच के बताऊंगा अभी, मतलब इतनी जल्दी इंटीग्रेशन से निकलेगा इसका आंसर, है ना बेटे? जनता जल्दी, डन सर। अरे जल्दी कर लो भाई, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं लोग, मतलब मैं फिर एम्बेरस हो रहा हूँ यार, तुम मतलब डन सर। क्या करा रहे हो तुम यार, मास्टर को एम्बेरस करा रहे हो। चलो हटा दूं, हाँ सर। चलिए।
अरे भाई एम क्या है बताओगे साथी, जो आपने तीर कमान से चलाया था? और मेटल सर मेटल आटम है, अरे एलिस मेटल आटम। ये वो है क्या अपना वेदांग है क्या ये? नहीं सर, उसका ही दोस्त हूँ, सॉरी सर। उसका तो अच्छा, भाई पहले बताया था कि मतलब वीआईपी कैटेगरी का यार, मतलब मैं चलिए तो वेदांग एनी बोरा ना सर? अच्छा वेदांग वेदांग ही है ना? यस सर, वेदांग बोरा। अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। तो चलिए साहब, तो देखिए साइक्लिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, मैंने वैसे बता रखा है आपको ये भाई, मतलब मेड बाय, शायद बताओ, चिलेटिंग लाइगेंड। चिलेशन समझते हैं ना आप? यस सर, रिंग। यस सर। है ना, साइक्लाइजेशन है ना, साइक्लिक अगर हो रहा है तो मतलब चिलेशन उसे बोलते हैं, है ना। तो तो उनको देखिए, मतलब जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे भाई चिलेटिंग लाइगेंड के, ऐसे वो साइक्लिक होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ भाई, CH2 NH2 NH2 और PT EN ट्वाइस, बेटे इसको EN बोलते हैं, इथाइलिन डाई अमीन। तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, प्लैटिनम NH2 CH2 CH2 और NH2 इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, देखिए ऐसे ही भाई, NH2 ये NH2 ये इसको कोऑर्डिनेट, ये रिंग ऐसी बनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 मेंबर रिंग आ रही है, तो मतलब देखिए ये क्या हो गया, चिलेट हो गया। तो सबसे पहले मैं जो एक्चुअली छोटा वाला है उसको पहले पूरा करता हूँ, मतलब ये सबसे छोटा क्लासिफिकेशन है, फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो भाई बेस्ड ऑन चिलेशन, ऐसा लाइगेंड जिसकी वजह से साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसे कहते हैं चिलेटिंग लाइगेंड। बात समझ रहे हैं? और भाई चिलेटिंग लाइगेंड होने के लिए भाई डेंटिसिटी क्या होनी चाहिए भाई, जाहिर सी बात है 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एक ही लाइगेंड तो क्या होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर आ रहा होगा, गेटिंग इट। तो इनको बोलते हैं चिलेटिंग लाइगेंड, और जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे बोलते हैं चिलेट। तो एक नोट से शुरुआत करिए कि भाई अ लाइगेंड व्हिच कोऑर्डिनेट्स, लिखिए साहब, अ लाइगेंड व्हिच कोऑर्डिनेट्स मेटल एटम और आयन, मेटल एटम और आयन with with um, more than 2 electron pairs, with more than 2, with more than 1, है ना, with more than 1 electron pair, more than 1 electron pair, and hence forms a cyclic complex, and hence forms a cyclic complex is known as chelating ligand. Is known as chelating ligand. Uh, and cyclic complex formed is a chelate, and cyclic complex formed is a chelate. बच्चों जल्दी से कॉपी कर दीजिए प्लीज। सर वो PTEN2 और पावर लाइक उसका मतलब चार्ज क्या है? बेटा वो प्लस चार्ज है, +2 है ना। और +2 होगा। आदत डालिए बेटा, मैं भी आपकी केमिस्ट्री से आदत डाल रहा हूँ, देखिए भाई लोग M पूछ लेते हैं, L पूछ लेते हैं, तो मैं तब भी डरता नहीं हूँ।
यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोज चेन्स कितनी आ गई? 2 आ गई। कूल है बच्चों? फोकस हो गया है सर, कैमरा क्या हो गया है? आउट ऑफ फोकस सर। आउट ऑफ फोकस हो गया है? क्या नहीं कहते हो सर, सर? सही है। बेटा आपका नेट चेक कर लीजिए प्लीज। सर अभी Yes. सही हो गया। अभी सही हो गया? सर क्या हुआ बात था जादू? बट ठीक है। अब ठीक है? अरे वाह यार। क्या क्या पढ़ चुके हैं आज अभी तक? कौन कौन सी क्लास में? So हो PNC गया। और पीएनसी और magnetism. मैग्नेटिज्म। तो मुझे लगता है पीएनसी की क्लास थोड़ी हैवी गई है बच्चों में आज। हाँ? नहीं सर पहली क्लास से थी। सर नहीं इजी था पहला क्लास। अच्छा अच्छा। बादल? यस सर। Yes sir. सर यहाँ पर जब हमने EN के लिए हमने डेंसिटी निकाली है तो हमने देखा है कि उस मॉलिक्यूल से कितने लाइगेंड्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट? मॉलिक्यूल से लाइगेंड कहाँ फॉर्म हो रहे हैं भाई? कैसी बातें कर रहे हो भाई? कौन से मॉलिक्यूल से लाइगेंड फॉर्म हो रहे हैं? सर EN के मॉलिक्यूल से। बेटा ईएन लाइगेंड है, ईएन से मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म हो रहे हैं। मतलब ईएन मॉलिक्यूल ही लाइगेंड है बेटा, है ना? तो ये 2 बना रहा था तो 2 कोऑर्डिनेट, ये 2 रिंग आ गई बेटा, है ना? सर मतलब 2 NH2 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। हाँ बेटा, ये एक NH2 एक बना रहा है और ये एक बना रहा है, दोनों को मिला के 2 हो गए। एक और एक 2 होता है, इनको ही मिला देंगे तो 4 हो जाएगा। यस सर। बच्चों हो गया? यस सर हो गया। यस सर। चलिए अब देखिए साहब भाई, एक बात बताइए, मैंने आपसे वो पूछा है कि इंटर एच बॉन्डिंग और इंटर एच बॉन्डिंग में ज्यादा स्टेबल कौन होता है और फेवरेबल कौन होता है? यस सर। बताया था मैंने, एंट्रोपिकली फेवर्ड वाली बात, है ना? यस सर। यस सर, इंट्रा एच बॉन्डिंग ज्यादा फेवर्ड होता है। वेरी गुड वेरी 3 गुड। सॉल्यूशंस दिए थे। अरे बाप रे, मार ही डाला यार तुमने तो। अब तो देखिए साहब, उसी से कुछ मतलब थोड़ा लिंक है ये, तो मतलब आप समझ जाएंगे। तो जनरली वी से भाई एक्सटेंट ऑफ चलेशन साइक्लाइजेशन, इसका मतलब है ज्यादा होगा तो भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भाई ज्यादा होगी। और भाई इसके अलावा हम स्ट्रेन भी देखेंगे। देखिए कि स्ट्रेन इन भाई एंगल स्ट्रेन ऑफ कोर्स चिलेट फॉर्म्ड अगर ज्यादा होगा तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। जैसे देखिए मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, Cu NH2 होल ट्वाइस +2 हाइड्रोजन है, Cu En ट्वाइस +2 ये En इथाइलिन डायमीन है भाई, और Cu Tn ट्वाइस भाई +2 ये Tn जो होता है मतलब NH2 और ये भाई NH2 मतलब ट्राइथाइलिन मतलब डायमीन होता है, तो वो मतलब शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो बच्चों देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, और जब ये करेगा तो 6 मेंबर रिंग मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेबिलिटी इस तरह से होगी, करेंगे। इसके अलावा देखिए NiNH3 होल 6 +2 ले लें और NiEn थ्राइस +2 ले लें, तो बेटे दोनों में नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेकिन तब भी स्टेबिलिटी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चिलेशन हो रहा है। मैं इसी बात को, वो जो मैंने कहा कि इंटर इंटरेस्ट से कैसे लिंक्ड है, एंट्रोपी से कैसे लिंक्ड है, वो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा और डिस्क्रिप्टिवली बताऊंगा। तो हमने एक बात देखी चिलेटिंग लाइगेंड, और दूसरी बात साथ साथ क्या देखी कि जनरली जितना ज्यादा चिलेशन होगा मोस्टली स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों जल्दी कीजिए। सर आपने स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड किया ऑर्डर? भाई साइक्लाइजेशन जो ज्यादा मतलब लास्ट मतलब वो इंटर में यही बताया था कि साइक्लाइजेशन जितना ज्यादा होता है अच्छा एंट्रोपिकली। सर वो ओके ओके सर। अरे अरे अरे, साथी आपका नाम? श्रेयांश सर। श्रेयांश। श्रेयांश सर,
नहीं सर, श्रेयांश। मजाक कर रहा हूँ यार। राइटिंग में से जब आप कंपाउंड्स के नाम लिखते हो सर, आप उसमें नीचे की जो नंबरिंग करते हो क्लियरली कर सकते हो क्या सर? तो मुझे पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होती है थोड़ा। बेटा मेरे बचपन से मेरे टीचर बोल रहे हैं, मैं नहीं कर पाया जिंदगी में, बट आई एम वेरी सॉरी यार, मैं इससे साफ नहीं लिख सकता बेटा। थोड़ा सा कॉमन सेंस डेवलप करिए, देखिए कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होगा, तो ऐसे करके हेल्प योरसेल्फ। सर आपने NiNH36 वाले का लॉजिक क्या बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर का? बेटा ये चेलेट नहीं है, ये चेलेट है। ओके सर। अगर मैं कर्सिव राइटिंग में लिखने लगूंगा ना बच्चों, तो 5 साल में सिलेबस पूरा होगा, आप समझ रहे हैं? जो आपके साथी बाहर आ रहे होंगे ना आईटी से, तब आप सिलेबस पूरा होगा। अगर मैं एकदम कर्सिव वैसे हाथ पकड़ के लिखूंगा तो डोंट एक्सपेक्ट दिस। डन सर। बच्चों ऐसे Done, sir. यस। चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए, मतलब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और निकल वाले को ही चलिए। तो बेटे होता क्या है, कभी भी अगर हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देख रहे हैं तो वो हेक्सा एक्वा से देखते हैं, मतलब NiH2O6+2 और भाई 6 अमोनिया, तो यहाँ पे क्या आएगा NiNH3 6+2 + 6H2O। मैं इस रिएक्शन के लिए डेल्टा S1 चेंज ले रहा हूँ। अच्छा, NiH2O6+2। अब देखिए मैंने एक बार बहुत साफ लिख दिया, अब ये +2 है, ये अपने आप आपको कॉमन सेंस इतनी लानी पड़ेगी, कहीं से तो लानी पड़ेगी, है ना? En थ्राइस +2 प्लस भाई 6H2O। तो अब देखिए भाई, इतना पता लगना चाहिए कि डेल्टा S1 जो होगा, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो डेल्टा S1 नियरली 0 होगा। डेल्टा S3 जो होगा, ये 3 और 1 4, 4 से 7 बन रहे हैं, तो डेल्टा S2 जो होगा ये 2 है, तो भाई ये जो होगा ये ग्रेटर देन 0 होगा। अब देखिए भाई दोनों में मतलब कोऑर्डिनेटिंग साइट कौन सी है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ पे भी, तो डेल्टा H जो होंगे वो क्लोज होंगे, आप समझ रहे हैं? डेल्टा H1 और डेल्टा H2 विल बी क्लोज टू ईच अदर, ऑलमोस्ट सेम या काफी सिमिलर होंगे, ठीक है? और डेल्टा G फॉर्मेशन अगर हम देखेंगे, वो क्या होता है, डेल्टा H फॉर्मेशन माइनस टी डेल्टा एस फॉर्मेशन। और भाई मतलब हम देख रहे हैं कि डेल्टा एस फॉर्मेशन क्या है भाई, इसका ज्यादा है, तो भाई हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी फॉर्मेशन NiNH3 6+2 और भाई डेल्टा जी फॉर्मेशन NiEN थ्राइस +2, भाई इनमें नेगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा होगी भाई? नेगेटिव वैल्यू जो होगी वो इसकी ज्यादा होगी, बात समझ रहे हैं भाई? ये मैं कह रहा हूँ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर्मेशन। तो यहाँ से हमने कहा कि भाई ये जो होगा इसका फॉर्मेशन एंट्रोपिकली एंट्रोपिकली मोर फेवर्ड। तो मैंने जो बात चेलेशन से डायरेक्ट बताई थी, मैंने उसको डेल्टा एस से भी इस्टेब्लिश कर दिया कि देखिए चेलेट जब बनता है तो चेलेट बनने में क्या होता है, एंट्रोपिकली वो ज्यादा फेवर्ड है, क्योंकि वहां पे एंट्रोपी बढ़ रही होती है। भाई लोगों, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज कॉपी करिए। सर इधर लाइक EN की जगह हाइड्राजीन होता तो क्या होता? बेटा मुश्किल हो जाता है ना, फिर हमें डेटा देखना पड़ता, क्योंकि वहां ओके पे सर। क्या है, स्पेन की वजह से डेल्टा एच अलग हो जाता है बेटे, हाँ सर, वही डाउट है ना? था। ओके सर। ओके बेटे।
सर आपने डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 कैसे कंपेयर किया? बेटे दोनों नाइट्रोजन सेंटर हैं, तो दोनों का बेसिक जो एबिलिटी होगा वो सिमिलर होगा, तो इसीलिए, और स्ट्रेंथ जो होगी वो भी 2, इसका भी ऑर्बिटल सेम होगा, इसका भी सेम होगा, n का ही है लोन पेयर, है ना। ठीक है। हाँ भाई, बच्चा बड़े प्लीज जल्दी जल्दी करिए। None, sir. Done. यस, जनता ऑल इज वेल, Yes, sir. हटा दूं? Yes. चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए साहब, मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको क्रोमियम का चिलेटिंग लाइगेंड में। अब मैं क्या ले सकता हूँ, मैं तो EN ले सकता हूँ। देखिए पहला कंपाउंड बहुत साफ लेकर आऊँ साथियों के लिए और हाथियों के लिए, दोनों के लिए, प्लस EN CrH2O 4 EN प्लस 3 प्लस 2 H2O। अब ये आप कहेंगे H के नीचे क्या है, तो पता नहीं है मुझे क्या है ना। 2 EN CrEN ट्वाइस H2O ट्वाइस प्लस 3 और 4 H2O 3 EN CrEN थ्राइस प्लस 3 6 H2O। तो यहाँ पे भाई डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा S3 और डेल्टा S3 जो होगा बेटे आपको समझ में आना चाहिए, 7 बन रहे हैं यहाँ पे, कम बन रहे हैं। ये डेल्टा S2 से, ये डेल्टा S1 से ज्यादा होगा, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी, अब देखिए डेल्टा जी फॉर्मेशन उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, CrEN थ्राइस भाई प्लस 3 will be more than CrEN twice H2O twice plus 3 more than CrEN H2O 4 plus 3। साथियों और हाथियों, तो देखिए कुल मिला के चिलेट्स आर भाई हम कह सकते हैं भाई एक्स्ट्रा स्टेबलाइज्ड बाय क्लोज चेन फॉर्मेशन और एंट्रोपिकली बेसिकली, और एंट्रोपिकली प्यारे प्यारे पार्टिकल्स अल्फा बीटा गामा, जल्दी करिए। सो लाइक समझो ये थर्ड EN लगाना होगा मॉलिक्यूल में एज इन द कोऑर्डिनेशन में, तो लाइक हिंड्रेंस नहीं होगा उसके लिए? नहीं बेटा, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कभी भी ना बेटे, आपका नाम क्या है, सारांश है ना बेटे? नहीं, जय। जय, हाँ। तो जय कभी भी ना तो किसी भी चीज का अप्रोच करता है तो पहले इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखा कर, बाद में स्टेरिक फैक्टर देखा कर। स्टेरिक फैक्टर अगर तू पहले देखेगा तो तेरा अंडरस्टैंडिंग नहीं अच्छा बनेगा, क्योंकि वो एक नेगेटिव अप्रोच होती है, मतलब वो लगती है, मुझे भी पता है, मैं भी ऑर्गेनिक जानता हूँ, मतलब ऐसा मान लेना। तो मतलब लेकिन हाँ, पहले तेरा ध्यान हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स पे जाना चाहिए, देन ओनली इफ दे आर सिमिलर देन ओनली यू शुड गो फॉर स्टेरिक फैक्टर्स, एंड देयर इज नो स्टेरिक फैक्टर इन्वॉल्वड हियर, राइट बेटे? ओके सर, गॉट इट। ओके बेटे, थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम। साथियों फ्लैश बन जाओ साथियों, फ्लैश, मतलब Done, ऐसे sir, done. एक बार ऐसे करा और हो गया सब, हाँ? क्या Done, sir. कहते हैं?
हटा दूं? एक सेकंड सर। ओके, एक सेकंड रुक जाते हैं, वैसे एक सेकंड हो गया। या डन सर। ओके बेटे। अच्छा, अब देखिए साहब, ये बताइए, वैसे तो मैं इसका इनऑल कंटेंट सोचा पूछूं आपसे, भी क्या नाम है इसका, नाम पता है बेटे? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एसिटाइल एसीटोन। इसमें आइसोमर्स में पढ़ा होगा आपने, 76% इनॉल होता है। और इससे अगर एक H+ निकाल दें साथियों, तो ये लाइगेंड आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइगेंड है, और इसे बोलते हैं एसिटाइल एसिटोनेटो। कैसिटोनेटो, एसिटोनेटो, है ना? AC माइनस से दिखाते हैं। तो ये मैंने क्यों दिखाया कि देखिए, जैसे मान लीजिए ये ले लें, CuAC भाई हमारा ट्वाइस रहते हैं, तो CuAC ट्वाइस, मतलब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा होगा कि भाई CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड CH CO CH3 कॉपर +2, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट हो रहा होगा। दूसरे भी होंगे, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स, तो ये इस तरह से हो रहा होगा। और अगर हम इसकी बात करें, कोई पूछ ले कि इसमें स्टेबलाइजेशन कैसे है, तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, भाई क्या आएगा, एक तो चिलेशन आएगा, एंड बताइए जल्दी से, एंड है बेटे, सर 6 मेंबर्ड रिंग, अच्छा ओके, रिलेशन, बेटा रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाँ सर। कॉन्जुगेशन और डीलोकलाइजेशन। तो देखिए, चिलेट्स में कई बार, मेरे कहने का मतलब ये था, बच्चे ना मल्टीपल चॉइस में मिस कर देते हैं बेटे। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये कॉम्प्लेक्स क्यों स्टेबलाइज हो रहा है, तो चिलेट है तो वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको रेजोनेंस भी देखना चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? यस, जनता डन। यस। और अब देखिए साहब कि क्लोरोफिल आपने सुना होगा बेटे, है ना? क्लोरोफिल एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स होता है मैग्नीशियम +2 का। भाई इसके अलावा हीमोग्लोबिन, भाई ये कॉम्प्लेक्स होता है आयरन +2 का। इसके अलावा FeC5H5 ट्वाइस, बेटे ये जो है यहाँ पे C5 जो है वो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। CrC6H6 ट्वाइस, C6H6 तो समझ ही गए, माता बेंजीन। तो ये सारे जो हैं दे आर स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन एंड ऑल्सो रेजोनेंस। इसमें ये दोनों जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं बच्चों, ठीक है? So S&P block like don't usually make complexes, right? So like Mg का बेटे ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, लेकिन मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कि ग्रुप 2 में मैग्नीशियम कैल्शियम कॉमनली बनाते हैं बेटे,
और बेरिलियम भी कॉमनली बनाता है बच्चे, है ना। ग्रुप 1 में कोई नहीं बनाता बेटे, है ना। अच्छा ओके सर। अच्छा अब देखिए, मतलब एक दो एक्सेप्शन बताता हूँ कि जरूरी नहीं कि चिलेशन होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो ही जाएगी। मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि Cu भाई En थ्राइस अगर हम ले लें +2, ये डिस्टेबलाइज्ड होता है और इसका रीजन जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो भाई ड्यू टू जैन टेलर डिस्टॉर्शन। अब ये जैन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है ये अभी मत पूछिएगा, ये भी मैं बताऊंगा भी नहीं। आप पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन है ना ये आगे आएगा टॉपिक, मतलब चैप्टर में, तो वो तब बताऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसे आंख बंद करके भी नहीं कर सकते हम, लेकिन हाँ मोस्टली 90% केसेस में चिलेशन ब्रिंग स्टेबिलिटी। प्यारे बच्चों, आर वी कूल? चलिए बहुत बढ़िया, कूल ही कूल चल रहा है। मेक इट फास्ट। सर जो लास्ट प्लस Cr वाला है वो उस पे आयन पे चार्ज आएगा ना? नहीं बेटा, जैसा है वैसा है, आपको लग रहा होगा तो वो गलत लग रहा है। ओके सर। और मेटल के बेटे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स भी हैं। आपको अभी शायद देखिए, अगर आप कहें कि मैंने ऐसा नहीं देखा तो वो कोई बात नहीं यार, आपने बहुत कुछ नहीं देखा अभी, है ना। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होता है बेटे, मैं बताऊंगा आपको। कोबाल्ट -2 के भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, आयरन के भी मतलब माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट के भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट केसेस है। ओके सर। ओके बेटे। सर तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सब साइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस ही हैं। हम्म Sir, how does benzene act as a ligand? बेटा हम देखेंगे। अभी मैंने आपको लाइगेंड का जो क्लासिफिकेशन है वो बॉन्डिंग के बेसिस पे तो अभी टच ही नहीं किया है मैंने, है ना बेटे। तो विल सी। Okay. Done, sir. बच्चों, is it a yes? Yes, sir. चलिए साहब, तो अब देखिए, हमने लाइगेंड की क्लासिफिकेशन चिलेशन के बेसिस पे देखा। अब बेटे मैं देखिए, अब बहुत इजी सेक्शन आ रहा है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ही आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिए, अब मोनोडेंटेट में डेफिनेशन लिखवा देता हूँ भाई, कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। अब बाइडेंटेट अपने आप भी लिख सकते हैं आप बाद में, मैं बोल दूंगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, तो लिख दीजिए आप कि भाई लाइगेंड विच कोऑर्डिनेट्स मेटल एटम और आयन, लाइगेंड which coordinates metal atom or ion by one electron pair uh, are known as monodentate, are known as monodentate ligands और भाई अब देखिए, मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर सकते हैं साथ साथ। चलिए मोनोडेंटेट के ही अंदर लिखना है कि न्यूट्रल अलग लिखना है? बेटे मोनोडेंटेट उसमें न्यूट्रल, इतना मुश्किल? देखिए साहब, ये छोटी सी बात है, लेकिन इस पे अनफॉर्चुनेटली एक बार जे में क्वेश्चन आ चुका है। जो अमीन लिखते हैं भाई इनऑर्गेनिक में तो डबल एम आता है, बाकी में नहीं आता है। तो भाई क्या हो गया, अमोनिया हो गया, RNH2 मतलब एल्काइल
अमीन, ये जल्दी लिखिए, अपने आप भी लिख सकते थे तो। डायल कैलमीन, COS कार्बोनिल, और ये नाम बेटे ना जब नॉमेनक्लेचर करेंगे तो उसमें काम आएंगे। और देखिए इथीन या इथाइलिन जो है, मैंने उसके आगे ईटा 2 लिखा है। ये ईटा 2 क्या है ये भी अभी नहीं बताऊंगा, अभी आगे आने वाला है। तो मैंने कुछ न्यूट्रल लाइगेंड्स लिखे, जल्दी से कॉपी करिए। बचेस और सर तो डबल एम सिर्फ NH3 के अमीन लाइक उसमें अमीन में आता है, वरना कहीं नहीं आता। ओके वेरी सर, गुड। डन। Done. यस बच्चों, कोई रहता तो नहीं है ना। चलिए अब देखिए साहब, नेगेटिव लाइगेंड्स पे आते हैं। एंड ऑफ कोर्स मोनो आइडेंटिटी चल रहा है। नेगेटिवली चार्ज लाइगेंड्स और नेगेटिव लाइगेंड्स भाई, मैं एक बार बनाता हूँ फिर एक साथ नाम लिख दूंगा। बेटे आप ही मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, इसमें कोई IQ नहीं है बेटे, कुछ ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। देखिए साहब, इसमें क्या होता है मोस्टली जो बेटे जनरली भाई आइड जो होता है वो आइडो बन जाता है, आइट जो होता है वो आइटो बन जाता है, एट जो है वो एटो बन जाता है मोस्टली जनरली, है ना। तो देखिए ये जो है इसको हाइड्रो नहीं बोलते, हाइड्राइडो बोलते हैं। इसको फ्लोराइडो
और फ्लोरो, ऑब्वियसली क्लोराइडो और क्लोरो, ब्रोमाइडो और ब्रोमो, और कुल मिला के हेलाइडो और हेलो। HO माइनस हाइड्रोक्सो, ये O-2 ऑक्साइड है तो ऑक्सो, ये पर ऑक्साइड है तो पर ऑक्सो, ये सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्सो। बट ये पर हाइड्रोक्सो, एमिडो, इमिडो, नाइट्राइडो, ये एजाइडो, एजाइड एनायन है, नाइट्रेट तो नाइट्रेटो, कार्बोनेटो, सल्फाइटो। अब इसका नाम बड़ा अजीब सा है, मरकैप्टो बोलते हैं इसको, ये याद ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और सल्फेटो। देखिए देखिए जल्दी, बोरिंग है लेकिन ये थोड़ा, ये वाला पार्ट लाइगेंड का नाम जो लिखना है, नींद आने लगे जल्दी जल्दी। सर आपने HO के लिए क्या लिखा है? देखो आप, क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है? HO के लिए हाइड्रोक्सो। ओह हाइड्रोरो, देख रहे हैं हाइड्रोरो। तो सबसे खराब राइटिंग बच्चों मतलब कौन से टीचर की है? मतलब मैं तो टॉप पर ही होऊंगा, मुझे पता है। क्या कहते हैं, किसकी है? PM सर। बादल Yes. इसकी खराब है? यस तो सर उसको तो आपकी इतनी भी खराब नहीं है जितना आप यस कहते सर, हैं। सर केवीपी सर को कंपटीशन देते हैं। यस सर, केवीपी किस- सर। अच्छा केवी। केवी मैग्नेटिक्स पढ़ा रहा तुम्हें? नहीं सर, नो सर सर मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा हो गया सर। साथियों, आगे बढ़े। डन सर। नो वन रिमेन्स। देखिए कोई रह जाए तो बता दे, वैसे कोशिश करनी है जल्दी। अब देखिए साहब, भाई RCOO माइनस, MECOO माइनस, CH3 माइनस, और तो देखिए साहब, ये होता है कार्बोक्सीलेटो, ये कैसीटेटो, एसीटेटो, इसे मिथाइल फिनाइल। अब बेटे मैंने लिखा है इसके साथ ये मोनोडेंटेट अगर हो, तो मोनोडेंटेट अगर होता है तो ये इसको कोऑर्डिनेट करता है। बाय अगर हो तो क्या होगा मैं बताऊंगा, है ना, अभी नहीं। एलाइल और हाइड्रोक्सिल अमीडो, बेटे देखिए ट्राई क्लोरो स्टेनाइटो, ट्राई क्लोरो आर्सेनाइटो, एक दो पॉजिटिव भी लिख दिया, नाइट्रोसोनियम। और बेटे ये हाइड्रोजीन का है कॉन्जुगेट एसिड, हाइड्रा भाई जीनियम,
ऐसे ही मोनो पॉली होगा तो क्या होगा बताऊंगा, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। देखिए मैंने कुछ और लाइगेंड्स लिखे, जल्दी से छाप लीजिए बच्चों। अब एम्बिरेंट तो आपने पांडे ने बताया होगा ना क्या होता है, क्या होता है एम्बिरेंट, पता है ना? सो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, लाइक एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल का डेफिनेशन। हाँ हाँ, बस उसी का भाई है लाइगेंड। तो दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, बट इवेंचुअली क्या होता है, कोई एक ही डोनेट कर रहा होता है, राइट? यस यस सर। ओके सर, जो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफिलिक। अब यार वो हमेशा नहीं होता है, मतलब वो छोड़ दो, मैं ऑर्गेनिक में नहीं घुसूंगा इतना, बट उसमें वैरायटी बहुत है। सर वो हाइड्रोक्सिल के आगे क्या लिखा है आपने? हाइड्रोक्सिल के आगे अमीडो बेटा, ओके। AMIDO। हाँ भाई सर साथी। ये मोनो वाला जो कंपाउंड है सर, उसके बगल में क्या लिखा है? ए है या AC है सर, वही बता दीजिए। मोनो के बराबर में क्या लिखा है? हाँ सर, वो AE है या AC है? ये कौन सा ग्रुप है, आप जानते हैं कौन सा एनायन है? अल्काइल। एल्काइल नहीं बेटे, अच्छा, एलाइल है ना। हैलाइल, सॉरी सॉरी सर। हेलाइल नहीं, एलाइल। हेलाइल कौन सा होता है? आप ये सोच के रखते होंगे आज सर से ये पूछेंगे तो सर मतलब बता नहीं पाएंगे, फिर मजा आएगा, हाँ? क्यों? नहीं सर, सॉरी सर। अरे यार मजाक कर रहा है यार, क्यों सॉरी बोल रहा है, तो सॉरी की जरूरत नहीं। डन सर। हाँ भाई, यस। चलिए अब एम्बिडेंट लिखेंगे पहले, लिख लीजिए एम्बिडेंट लाइगेंड डेफिनेशन लिख लेंगे पहले। तो लिख दीजिए लाइगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट, ligand which can coordinate metal atom or ion, metal atom or ion from two or more sides, but eventually coordinates from one of them, but eventually coordinates from one of them are known as ambident ligands. ठीक है मेरे साथियों, और भाई बच्चों, देखिए साहब, देखिए अब जैसे ये CN माइनस है, तो अगर यहाँ से करेगा तो ये साइनो कहलाएगा, और यहाँ से करेगा तो आइसो साइनो, यहाँ से करेगा तो नाइट्राइटो, और कुछ लोग ओ नाइट्रो बोल देते हैं, यहाँ से करेगा तो नाइट्रो और एन नाइट्रो, यहाँ से थायो नाइट्राइटो और एस थायो नाइट्राइटो, यहाँ से भाई थायो नाइट्रो और
एन थायो नाइट्रो। बेटे यहाँ से करेगा तो ओ थायो सल्फेटो एस थायो सल्फेटो। यहाँ से करेगा तो साइनेटो, यहाँ से आइसोसाइनेटो थायो साइनेटो आइसोथायो साइनेटो। तो देखिए एग्जांपल्स है और कोऑर्डिनेटिंग साइड के अकॉर्डिंगली मैंने नाम भी लिख दिया है। कॉपी कर दीजिए। सर वो एस थायो नाइट्रो होगा या थायो नाइट्रो? जो लिखा है वही होगा सर क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में वो नाइट्रो था। भाई, दोनों चलेंगे यार, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी ओ नाइट्राइटो, ओ नाइट्रो, एस थायो नाइट्राइटो, एस थायो नाइट्रो सब चलेगा। ओके। टेंशन नहीं लेने का। बच्चों जल्दी जल्दी करो, आज क्या 3 बजे तक पढ़ने वाले हो क्या तुम लोग? हैं? सर हो गया। क्या बात कर एक रहे हो? सेकंड सर, एक सेकंड सर ठहरिए ठहरिए 1 मिनट। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, सर आज प्लीज 3 बजे तक पढ़ा दीजिए, मतलब बहुत मन कर रहा है। हाँ नहीं बताओ। चलेगा सर। सर नहीं हो सर, गया। नहीं सर। हाथ कौन जोड़ मैसेज रहा कर रहा है सर? नहीं सर कृपया मत। हैं? कृपया क्या? सर नो सर, भगवान के लिए मुझे छोड़ एग्जाम दो। भी है। आज एग्जाम नहीं। आज एग्जाम नहीं का है। किया हुआ चलेगा। नहीं है भाई। अबे मजाक कर रहा हूँ, 5-10 मिनट तो पढ़ो यार, क्या कर रहे हो? चलो ये हो गया। हमारा है। ओ भाई कोई बात नहीं यार, 5 ही मिनट पढ़ा रहा हूँ दोस्त, हटा दूं ये? हाँ सर। हाँ सर लिख लिया। हम्म। जैसे अगर बोलो ना कि बच्चों 15 मिनट पहले छोड़ दूंगा सारे, हाँ 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 है, 10 मिनट एक्स्ट्रा नहीं 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 नहीं। हाँ। चलिए साहब देखिए बेटे, बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूँ, फ्लेक्सी फ्लेक्सी क्या होता है, मतलब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी से है। तो जो लाइगेंड फ्लेक्सिबल हो डेंसिटी में, मतलब कि वो कभी 1 बना दे कभी 2 बना दे, उनको फ्लेक्सी बोलते हैं। तो अब देखिए NO2 माइनस जो है ये फ्लेक्सी है, ये बाइडेंटेट भी हो सकता है। कैसे होगा बाइडेंटेट? यहाँ से करेगा यहाँ से करेगा, ये भी ऐसे हो सकता है, बात समझ रहे हैं? थायोसल्फेटो जो है भाई, ये भी बाइडेंटेट हो सकता है, O माइनस S माइनस यहाँ से और यहाँ से। तो देखिए ये तीनों लाइगेंड जो हैं, दे आर भाई, अगर ये मतलब मोनो है, दे आर एम्बिडेंट ओनली इफ दे आर मोनो dentate and they are non-ambident if they are bidentate। जैसे कि आप देखिए, अगर मैं ले लूं CONH3 होल 5 NO2 Cl और ले लूं CONH3 होल 4 NO2 और Cl, Cl2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी Cl2 कर देता हूँ। तो अब देखिए बेटे, यहाँ पे ये NO2 जो है ये मोनो है। कैसे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसका मतलब ये भाई एम्बिडेंट होगा यहाँ पे। ये NO2 भी हो सकता है, ONO भी हो सकता है, मतलब देखते हैं हम, है ना। बट यहाँ पे देखिए 4 बना रहा है, तो ये क्या हो गया? बाइडेंटेट हो गया यहाँ पे, और बाइडेंटेट हो गया तो ये क्या हो गया? नॉन एम्बिडेंट हो गया। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच पीपल मिस इन मेनी क्वेश्चंस, यू नो लाइक। तो क्या कि भाई ये 3 ऐसे हैं जो अगर मोनो हुए तभी एम्बी होंगे, अगर मोनो नहीं हुए तो ये एम्बी नहीं होंगे। प्यारे बच्चों, हाँ है ना? यस। ठीक है साथियों, कॉपी कर दीजिए, और आज फिर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटे। सर बीच वाले का नाम क्या होगा? बीच वाले का नाम थायोनाइट्रेटो लिखवाया था ना बेटे? ओके सर सॉरी।
नो प्रॉब्लम बेटा। सर बाइडेंटेट होगा तब नाम क्या होगा? बेटा हम बताएंगे, बाइडेंटेट में नाम आएगा उसका, परेशान मत होइए। ओके सर। क्या कहते हैं जनता? सर पहले दोनों में n के जो लोन पेयर्स है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकते। भाई अगर n से बनेगा ना 3 मेंबर रिंग बन जाएगी बेटे, है ओके ना? सर। ट्रेंड होगी बेटे वो। कूल। यस। सर कंपाउंड को देख के हम बता सकते हैं कि मोनोडेंटेट होगा या फिर बाइडेंटेट, राइट? बिल्कुल बता सकते हैं बेटे, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए, कोबाल्ट +3 है तो 6 होना चाहिए, तो ये 4 बना रहा है तो ये 2 बनाएगा, ये 5 बना रहा है तो 1 बनाएगा। साथी यस सर, बहुत और ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी जीआईसी की बुकलेट कितनी कर दी बेटे? हाँ खत्म कर दी सर। खत्म कर दी। तो फिर उसके डाउट्स किस दिन डिस्कस करें? एक डाउट लेक्चर रखने को बोलो, रेनू को बोलो अपने सेंटर, है ना, अंधेरी वाले तो अपने सेंटर मैनेजर को बोलो मैं एक डाउट लेक्चर दिलवाओ, चाहे फ्लैगशिप के साथ कंबाइंड ले लो, फ्लैगशिप वाले भी कर लेंगे। 3 ईयर की तो हो गई थी डिस्कस, आप दोनों बैचेस की रही है। और बेटे आपने वो मैंने आपको किताब बताई थी सॉल्व करने के लिए, कुछ बताई थी याद है? जीआरबी वाली कोटा क्वेश्चन बैंक जीआरबी कुछ ऐसा हाँ बोला था क्या? अंकित अग्रवाल वो बेटे, मतलब उससे बॉन्डिंग 2 जो है उसका कम से कम वो कर लीजिए। देखिए बॉन्डिंग 2 उसका कर लेंगे तो मतलब काफी फायदा होगा आगे। तो कोशिश करिए जब तक, मतलब अभी कोऑर्डिनेशन का होमवर्क मिले बेटे, 2 क्लास है, कम से कम 2 क्लास तक होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन 2-3 क्लास के बाद होमवर्क मिलने लगेगा। तो उससे पहले अगर हो सके तो अंकित अग्रवाल कर लीजिए बेटे, केमिकल बॉन्डिंग। और देखिए मतलब आजकल क्या है, मैंने देखा है मेंटलशिप क्लासेस चल रही हैं, मतलब मेंटलशिप कह रहा हूँ, मेंटर नहीं कह रहा हूँ और जाने क्या क्या, तो उसमें लोग उल्टी सीधी एडवाइस भी देते हैं कि मतलब ये करो वो करो, अपने सब्जेक्ट की नहीं दूसरे सब्जेक्ट की। तो मैं आपको बताता हूँ यार, इस सब्जेक्ट में मतलब मैं सब्जेक्ट टीचर हूँ, तो आपको फायदा होगा अगर बुकलेट के अलावा भाई एक और बुक मतलब वो ये सॉल्व करें बेटे। उसका पीडीएफ मेरे पास भी नहीं है, आई एम नॉट दैट पीडीएफ गाय, यू नो। तो मतलब अगर आपको पीडीएफ मिल जाए तो प्लीज मुझे भी शेयर करिएगा, मतलब है ना, जो बच्चा पीडीएफ मांग रहा था। तो ठीक है बच्चों, एक बात और, कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि हमें ऐड कर लीजिए ग्रुप में भी मैसेज आए बेटे, ग्रुप ऑलरेडी फुल हो गया, अब क्या करा जाए, दूसरा बनाया जाए क्या एक? बेटा एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी वो जो मेंटलशिप क्लासेस में बताई जा रही होगी अभी जरूरत नहीं है, जब एनसीईआरटी की जरूरत होगी मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। राइट नाउ एनसीईआरटी इज नॉट रिक्वायर्ड मच, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का बेटे देखो ये दिक्कत है कि लाइक इट्स ऑलरेडी फुल, लाइक हाँ केमिकल बॉन्डिंग 2 भव्या कर दी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिए भाई वी कैन मेक अनदर वन, लाइक जो बच्चे अगर रह गए हैं तो मतलब या तो आप बना लीजिए, मुझे भी डाल दीजिए इसमें, एडमिन बना दीजिए और फिर हम आगे चल देंगे, बट इसमें तो ऐड नहीं हो पा रहा कुछ भी। ठीक है मेरे भाइयों सर भाई, आपने रीजन बताया नॉन एम्बिडेंट बाइडेंटेट, लाइक बाइडेंटेट होते तो नॉन एम्बिडेंट क्यों नहीं होते? क्या बोल रहे भाई अब इसमें ये बात ही नहीं है ना कि दोनों में से एक से करेगा, इन दोनों से ही करेगा, ये इन दोनों से ही करेगा, इन दोनों से ही करेगा, ऐसा हैं? ओके सर, समझ गया। है ना बेटे? यस सर, थैंक यू। ओके साथी, चलो भाई बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मस्ती। थैंक यू सर।